नमस्कार। सत्यहिंदी.com के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत चीन रिश्तों को लेकर तनातनी चल रही है। मौसम में जितनी गर्मी है उससे ज्यादा दोनों मुल्कों के रिश्तों के बीच गर्माहट बढ़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त सर्वदलीय बैठक कर रहे हैं ताकि इस मसले पर पूरे राष्ट्र की चिंता को जाहिर किया जा सके और राष्ट्र के जो सभी राजनीतिक दल हैं, प्रमुख राजनीतिक दल, उनकी जो बात है, उनकी जो सलाह है, उसको मिलकर और देश को एकता दिखाते हुए आगे बढ़ा जा सके। लेकिन क्या भारत और चीन के बीच ऐसा हुआ? क्या ऐसी गड़बड़ हुई कि ये नौबत आ चुकी? जो पिछले दिनों हुआ, हमारे 20 से ज्यादा सैनिक जो हैं शहीद हुए, कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और बहुत सारी बातें चल रही हैं, तनातनी चल रही है। बॉर्डर पर अभी भी इस तरह का एलएसी को लेकर एक कंफ्यूजन चल रहा है। मिलिट्री लेवल की बातचीत हो रही है, राजनयिक स्तर पर भी बात हो रही है, विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत हुई है। लेकिन क्या इसका हल होगा, क्या रास्ता निकलेगा? इस पर चर्चा करने के लिए हम सीधे एक ऐसे खास मेहमान के साथ बात कर रहे हैं जिसका जमीनी एक्सपीरियंस 40 साल का है, जो इस देश की सेना के कमांड करते रहे हैं, सेना को सीमाओं की हिफाजत करते रहे हैं 40 साल तक। लेफ्टिनेंट जनरल डीएस हुडा, दीपेंद्र सिंह हुडा साहब हमारे साथ हैं, जो सितंबर 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक के हीरो भी माने जाते हैं। उनके साथ बहुत सारे खिताब, बहुत सारे सेना मेडल जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर और बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल, इस समय जो माहौल है उसमें आप क्या देख रहे हैं? हम कहां पहुंचे हैं, किस स्थिति में हैं? थोड़ा समझाइए हमें। देखिए, माहौल बहुत गंभीर है। जब मई के पहले हफ्ते में चाइनीज के सोल्जर्स हमारे इलाके में आए थे, काफी संख्या में आए थे, काफी जगह पर आए थे। सीरियस उसी समय था, क्योंकि ये जो पुरानी हमारी स्टैंड ऑफ्स हुई हैं डोकलम में, चुमार में, देपसांग में, इनसे बहुत फर्क था। ये कोई लोकल इंसिडेंट नहीं था और चीन क्या चाहता था इसका भी हमें कुछ उस समय एग्जैक्ट आइडिया नहीं हो रहा था। तो सीरियस काफी था उस समय भी। और अब जब जैसा आपने बताया, हमारे 20 जवान शहीद हो गए हैं और इस तरह का वायलेंस तो 1975 के बाद कभी हमने नहीं देखा। 1975 ही नहीं, मैं बोलूँगा नथुला में 1967 के बाद इस तरह की हालत कभी भी नहीं बनी है। तो अभी काफी गंभीर स्थिति है और इसको सुलझाने के लिए बहुत समय लगेगा। बहुत समय लगेगा। लेकिन एक चीज जानना चाहता हूं जनरल, कि ये जो मामला हुआ मई से लेकर जून तक, आज हम 18-19 जून पर बैठे हुए हैं और अभी मामला गंभीर है। 15 जून को जो घटना हुई वो, क्या इसे मैं विद ड्यू रेस्पेक्ट ऑफ आर्मी और इंटेलिजेंस एंड एवरीथिंग, क्या इसे हम इंटेलिजेंस लैप्स मानते हैं कि हमारी सरकार को फिर से, या हमारे जो लोग बैठे हुए हैं उन्हें इस बात की जानकारी नहीं मिली कि एलएसी पर वो लोग आगे आ गए और उन्होंने कब्जा कर लिया, टेंट लगा लिए और भी जो तरह की चीजें थी? देखिए, ये लैप्स कितना है, मेरे हिसाब से इस पूरे मामले की एक बार जब ये थोड़ा शांति हो जाती है, पूरे मामले की अगर ठीक से जांच हो तब पता चलेगा कि किस तरह का लैप्स हुआ था। एक बात है कि ये बॉर्डर हमेशा पीसफुल रहा है। जहां पर, जैसे मैंने आपको बताया, पिछले इंसिडेंट हुए भी थे, लेकिन लोकल इंसिडेंट थे। कभी भी इस तरह का नहीं हुआ कि मतलब सोल्जर्स के बीच में झगड़ा हुआ या वायलेंस हुआ है। आई थिंक जिस तरह से उन्होंने प्लानिंग करके और एक बड़ी नफरी में आए हैं, बहुत जल्दी आकर उन्होंने काफ़ी जगह में इंट्रूजन किया है। सरप्राइज तो है, मतलब इसमें कोई शक नहीं है कि हम इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। अब कहाँ तक ये इंटेलिजेंस फेलियर है, क्या कुछ पहले की खबर थी, क्या हम एलएसी के पार नज़र रखने में कमज़ोरी है, ये सब मेरे हिसाब से एक बार ये जब सिचुएशन सेटल हो जाती है तो ये सब इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। तब जैसे विदेश मंत्री ने कहा कि चीनी सेना ने इस तरह का जो बर्ताव किया वो एक सैनिक बर्ताव नहीं है, सेना का बर्ताव नहीं है। जो बातचीत हो गई थी, जब दोनों मुल्कों की सेनाएं जो हैं एलएसी के पीछे हट गई थी 2-2 किलोमीटर, 3-3 किलोमीटर, उसके बाद उन्होंने इस तरह का बर्ताव किया। ये एक चीटिंग का बिहेवियर है, एक टेररिस्ट बिहेवियर है, आर्मी बिहेवियर नहीं है। तो क्या आप इसको इस तरह से देख रहे हैं?
और जो हमारे पिछले 20 सालों में करीब करीब 8 बड़े समझौते हुए हैं दोनों मुल्कों के बीच में, जिसमें कहा गया कि पीस हम रखेंगे दोनों तरफ बॉर्डर के, उन सब का कोई मतलब नहीं निकला। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माना जा रहा था कि चीन से बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं उनके प्रीमियर के साथ, उन्होंने 5 दौरे वहां पर किए हैं चीन में। उससे पहले जब वो मुख्यमंत्री थे तो 4 बार चीन के दौरे किए थे, और इन 6 साल में 18 मुलाकातें हुई हैं दोनों मुल्कों के बीच। इस सब के बाद इसे क्या हम चीन का धोखा मानते हैं? नहीं, बिल्कुल चीन का धोखा है। जो आपने बताया कि इतने सारे प्रोटोकॉल्स और एग्रीमेंट साइन किए हैं, और मतलब इसमें कोई शक नहीं है कि ये जितने भी प्रोटोकॉल्स थे, जितनी भी एग्रीमेंट्स थी कि किस तरह से बॉर्डर इंसिडेंट हैंडल होंगे, किस तरह से उनको मैनेज किया जाएगा, उनका मानिए एक जैसे कंप्लीट ब्रेकडाउन हो गया है। और आगे चलकर ये किस तरह पूरे LAC को अफेक्ट करेंगे, किस तरह से दोनों सेना का बर्ताव होगा एक दूसरे के साथ। हम बोलते थे कि 1975 के बाद इस बॉर्डर के ऊपर कभी भी गोली फायर नहीं हुई है। ये पूरा मैनेजमेंट LAC का इसको फिर से रिव्यू करने की जरूरत है। जहाँ तक लीडर्स के मिलने का सवाल है, देखिए लीडर्स को मिलना जरूरी है। ये हम नहीं बोल सकते कि इंडिया और चाइना के लीडर्स नहीं मिले तो अच्छा होगा। मिलना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, लेकिन हमें ये भी याद रखना है कि चीन एक ऐसा देश है, और सिर्फ इंडिया में नहीं, आप अभी पूरे देश भर में देख लीजिए, साउथ चाइना सी में क्या हो रहा है, हांगकांग में क्या हो रहा है, ताइवान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो चाइना एक बहुत असर्टिव पॉस्चर में आ गया है, और इस चैलेंज को मीट करने के लिए हमको अपनी जो स्ट्रैटेजी, जो हम सोचते थे कि किस तरह से चीन के साथ बर्ताव करना चाहिए, मेरे हिसाब से इसके बाद पूरा इंडिया चाइना रिलेशंस पर एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा, और किस तरह से स्ट्रैटेजी हमको बनानी चाहिए चाइना के खिलाफ, वो हमें बहुत अच्छी तरह सोचने की जरूरत है, रिव्यू करने की जरूरत है। सर, ऐसा लगता है मुझे, मैं तो बहुत कम इस बारे में जानता हूँ, लेकिन 1962 में हमारे प्रधानमंत्री जी थे जवाहरलाल नेहरू साहब, तब हम हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दे रहे थे, और उसके बाद जो चाइना ने किया वो हम देख रहे हैं। उसके बाद 2020 में और 2019 में हम चीन के साथ एक बहुत अच्छे बेहतरीन रिश्ते, दोस्ती, मित्रता, सब कुछ कर रहे थे। उसका सिला हमें आज मिला है यहाँ पर। इससे पहले 2017 में डोकलाम में भी जो कुछ हुआ, तो मतलब मैं विद ड्यू रेस्पेक्ट, आर वी इमोशनल फूल्स? विद ड्यू रिस्पेक्ट, इमोशनल फूल तो नहीं बोलूंगा। आई थिंक हमारी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में थोड़ी कमजोरी है। बोलते हैं कि इंडिया का स्ट्रेटेजिक कल्चर कमजोर है, लॉन्ग टर्म थिंकिंग की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि हमें ये नहीं मालूम था कि अल्टीमेटली इंडिया और चाइना स्ट्रेटेजिक राइवल्स हैं, और हमारी बड़ी राइवलरी जो फ्यूचर में होगी वो चाइना के खिलाफ ही होगी। कुछ रेजिंग्स वगैरह शुरू की थी, बॉर्डर मैनेजमेंट ठीक किया गया था, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट हो रहा था। तो ये नहीं है कि हमें मालूम नहीं था। जैसा मैंने बोला, एक हमारी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी भी नहीं है। काफी लोग बोलते हैं कि एक रिटन में एक डॉक्यूमेंटेड नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इंडिया की, जिसमें हम अपना बयान करें कि किस तरह हम चाइना के साथ, नेबर्स के साथ इंटरनल सिक्योरिटी किस तरह से डील करेंगे, ताकि हैप्पैज़र्ड तरीके से ना हो। तो ये सब अभी सोचने की जरूरत है। कहते हैं कि हर एक ट्रेजेडी के पीछे कुछ फायदा तो होता है, तो अगर इसके बाद थोड़ा हम क्लियर थिंकिंग करें कि किस तरह से हमें चाइना के साथ डील करना है, ये बहुत जरूरी है। सर, अभी जो सरकार में खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, वो इस बात का बार बार जिक्र कर रहे हैं, जो अभी चल भी रहा है, कि LAC को लेकर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है चाइना और भारत के बीच में, उसके परसेप्शन को लेकर बार बार कंफ्यूजन होता है। और उसमें अभी कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने या कुछ और लोगों ने कहा कि 2013 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने जिस तरह से परसेप्शन की बात की, और जो एग्जिस्टेंस
वो थी बॉर्डर्स, उसकी बात की गई थी, उसका नुकसान भी हमें उठाना पड़ा है। देखिए, मैं ज्यादा पॉलिटिक्स में पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन मैं एक दो चीजें बताना चाहता हूँ। तो मैं थोड़ा एलएसी के बारे में क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ कुछ। देखिए, एलएसी जैसे बोलते हैं डिलिनेट, मतलब मैप के ऊपर मार्क नहीं है। हमारे और चाइना के बीच में एग्रीमेंट ये नहीं है कि एग्जैक्टली एलएसी कहाँ पर जाती है। तो डिफरिंग परसेप्शंस जरूर हैं, और उन डिफरिंग परसेप्शंस पर उन एरियाज में वो भी पेट्रोल करते हैं और हम भी पेट्रोल करते हैं जहां हमारा परसेप्शन है। लेकिन ये कहना भी गलत है कि हमें मालूम नहीं एलएसी कहाँ है, और या हमारे दिमाग में कोई शक नहीं है। जो हमारे नक्शे हैं उन पर हमारा एलएसी मार्क है, और हमारे लिए जैसा बोलते हैं वो तो बिल्कुल पत्थर में लकीर है जी। वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड डायनो फैक्चुअल कंट्रोल है, उसमें हमें कोई शक नहीं है। चाइना को शक हो सकता है कि ये एलएसी हम नहीं मानते हैं, लेकिन जो हमारे सोल्जर्स हैं उनको मालूम है ये एलएसी है, यहाँ पर हमारा बॉर्डर है। अगर चाइना के सोल्जर्स उस बॉर्डर को पार करके आते हैं तो हमारे लिए वो हमारे टेरिटरी में है। लेकिन अभी जो इसमें कोई शक नहीं। जो पिछले 10 दिन में 15 दिन में जो कन्फ्यूजन हमें रहा कि सरकार की तरफ से, मिलिट्री की तरफ से भी बार बार कहा जाता रहा कि वो उनका इंक्लूजन नहीं हुआ है, कभी एलएसी में, कभी बात हुई कि वो चले गए हैं वापस, और फिर सैटेलाइट पिक्चर्स आई कि उन्होंने टेंट गाड़ दिए हैं। मुझे समझ नहीं आ रही बात, थोड़ा आप कुछ ज्ञान दीजिए ना मुझे। नहीं, देखिए, अब जो गवर्नमेंट और ऑफिशियल स्टेटमेंट्स और आर्मी की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, उनको मालूम है ग्राउंड पर क्या सिचुएशन है। जिस तरह की सैटेलाइट इमेजरी आई है, और क्योंकि मैं उस एरिया में काफी फेमिलियर हूँ उस एरिया से, तो जो सैटेलाइट इमेजरी आई है तो उसमें एक दो चीजें क्लियर हैं कि जैसे गलवान नदी की बात होती है जहाँ पर ये झड़प हुई है ज्यादा, जहाँ पर हमारे सोल्जर शहीद हुए हैं, वहाँ पर चाइनीज मतलब बड़ी मात्रा में हमारे इलाके में नहीं है। तो जो अभी प्रॉब्लम हुई भी थी वो जो बोलते हैं पेट्रोलिंग पॉइंट 14 जो कि एलएसी के ऊपर है, वहां पर हुई है। जहाँ पर क्लियर इंट्रूजन है चाइनीज का, वो है पेंगोंगसो के नॉर्थ बैंक में। हाँ, जहाँ पर जो हम मानते हैं एलएसी फिंगर 8 पर है, जो कि ईस्ट में है, उसको पार करके चाइनीज और हमारे इलाके में आ गए हैं। अब ये हम बोल सकते हैं कि चाइनीज का परसेप्शन अलग है, चाइनीज का कुछ भी परसेप्शन हो, हमारा बॉर्डर हमको मालूम है, तो हमारे हिसाब से वो हमारे इलाके में पेंगोंगसो में आए हुए। तो सर, अभी ये जो चाइनीज आर्मी का जो बिहेवियर रहा, जिस तरह से उन्होंने मारा, जिस तरह से सारी मुठभेड़ हुई, इसको आप कैसे बिहेवियर देखते हैं, क्या समझते हैं? मतलब बिल्कुल मैं बोल दूंगा कंप्लीटली अनप्रोफेशनल, कंप्लीटली अनमिलिट्री। इस तरह का तो मतलब कोई आर्मी बिहेव नहीं करती कि डंडे लेकर और डंडों में कील लगाकर और ये मार पिटाई कर रहे हैं। आई हैव नॉट सीन ये गुंडे, सड़क के गुंडे करते हैं ऐसे काम। आर्मीज डोंट बिहेव लाइक दिस। एंड जैसे मैंने आपको बताया, दिस इज कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटोकॉल। और हम ये नहीं बोल सकते कि ये कोई लोकल इंसिडेंट हुआ है और लोकल सिपाही गुस्सा हो गए और उन्होंने किया। ये ऑर्डर्स उनको मेरे हिसाब से हाईएस्ट लेवल पर हैं, क्योंकि हालांकि जहाँ हमारे जवान शहीद हुए वो गलवान नाला का इंसिडेंट था, लेकिन इससे पहले जब 5-6 मई को उनका इंट्रूजन हुआ है, उस समय भी हमें यही खबर थी कि काफी सोल्जर्स इंजर्ड हैं, क्योंकि ये इस तरह के हथियार लेके चल रहे थे चाइनीज सोल्जर्स। तो आई मीन बिल्कुल जैसे बोले अनपार्डनेबल बिहेवियर है चाइनीज आर्मी का। लेकिन जब आप ये बात कह रहे हैं कि वहां पर ये सब कुछ हुआ, तो क्या जो हमारी सरकार ने कहा कि ये प्लानिंग के अनुसार हुआ, मतलब चाइनीज आर्मी ने प्लान किया, दूसरा आप कह रहे हैं हाईएस्ट लेवल पर हुआ, तो इसका मतलब ये ज्यादा सीरियस बात है जितना मैं सोच रहा हूँ या देश में कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये एक मुठभेड़ है? इट्स मच मोर सीरियस थिंग बिटवीन टू कंट्रीज। यस, इट इज सीरियस। और इतना सीरियस है, एज आई सेड, ये
दिस विल कम्प्लीटली डिफाइन किस तरह से इंडिया और चाइना की रिलेशन फ्यूचर में होंगी। प्रोटोकॉल्स तोड़े हैं, मिलिट्री फोर्स इस्तेमाल किया है, हमारे एरिया में आए हैं, मतलब इससे ज्यादा सीरियस अब मतलब क्या चीज मानेंगे। तो सीरियस इंसिडेंट है और इसका जो मैंने जैसे बोला इफेक्ट काफी पड़ेगा। किस तरह से इंडिया और चाइना एक दूसरे को देखते हैं, किस तरह से उनका व्यवहार होना चाहिए। जी सर, आपने कहा कि हमारी कोई डिफेंस की कोई एक रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है या कोई पॉलिसी नहीं है। आपने एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट तैयार किया। आप कुछ सुझाव दे सकते हैं कि यदि कोई सरकार, हमारी सरकार अब बनाना चाहे तो क्या चीज पर ध्यान देना चाहिए? देखिए जो एक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट होता है, उसमें क्या होता है, उसमें 2-3 चीजें होती हैं। एक तो हम किस दिशा में बढ़ना चाहते हैं, हमारा देश किस दिशा में बढ़े, किस तरह से हम देखते हैं कि हमारी जगह ग्लोबल अफेयर्स में कहाँ पर पहुंचनी चाहिए, हमारे रीजनल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, नेबर्स के साथ किस तरह से हमारी डीलिंग हो, हमारी जो अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं कश्मीर की, नॉर्थ ईस्ट की, इन मुद्दों को किस तरह से डील किया जाए, और आखिरी में अगर ये हमारा विजन है तो किस तरह से हमको अपनी कैपेबिलिटी बनानी है। तो अगर ये डॉक्यूमेंट होगा हमारे पास कि इस तरह की हमें कैपेबिलिटी चाहिए, तो उस कैपेबिलिटी को बिल्ड करने के लिए गवर्नमेंट फिर आपको फंड्स भी देगी। अब डिफरेंट एड हॉक तरीके से एलोकेशन हो रहा है, तो एक अच्छा प्लान बन जाएगा हमारी कैपेबिलिटी डेवलपमेंट का। जी सर, अभी मुझे खबर मिली कि लद्दाख वाले इलाके में हमारे फाइटर प्लेन तैयार हैं, हमारी एयरफोर्स तैयार है। तो क्या हम कुछ सीरियस दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं या एक सिर्फ तैयारी के तौर पर आप इसे देख रहे हैं? देखिए, अभी तो मैं देख रहा हूँ कि तैयारी की तौर से और ज़रूरी है ये तैयारी, क्योंकि हमको दिखाना है कि हमारा मिलिट्री पोस्चर, जो जैसे बोलते हैं ग्राउंड के ऊपर, हमारी मिलिट्री तैयारी पूरी है। वी कैनॉट बी सरप्राइज्ड बाय समथिंग दैट हैपेंस। अगर कंटिजेंसी की ज़रूरत हुई, कोई प्लानिंग की ज़रूरत हुई, तो मिलिट्री को तैयार होने की ज़रूरत है। क्या हम बिल्कुल अभी युद्ध के कगार पर खड़े हैं, तो वो मैं बोलूँगा कि वो हालत नहीं आई है। हम होप करते हैं कि डिप्लोमेटिक चैनल से ये मसला हल हो जाए, लेकिन इसको अंडर प्ले भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सीरियस है। और जिस तरह से चाइनीज आए हैं, जिस तरह से उनका बिहेवियर रहा है, ऐसा नहीं लगता कि एकदम से ये मसला सुलझ जाएगा। तो अभी आपको लगता है कि हम मिलिट्री लेवल की टॉक से ये मसला सुलझेगा या डिप्लोमेटिक लेवल पर ही सुलझेगा, या फिर प्रधानमंत्री जी को चाइनीज प्रेसिडेंट से या प्रीमियर से बात करनी चाहिए इस मसले पर? देखिए, खास टॉक्स जो होने चाहिए वो डिप्लोमेटिक लेवल पर होने चाहिए, और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ, अब देखिए, 2 मिलिट्रीज एक दूसरे से बात कर रही हैं, लेकिन ग्राउंड पर क्या सिचुएशन है? हम मानते हैं कि वो हमारे इलाके में आ गए हैं, चाइनीज बोलते हैं नहीं, हम अपने इलाके में हम नहीं जाएंगे। तो अब ऐसी हालत में क्या मिलिट्री लीडर्स इस चीज़ को सुलझा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि दोनों बोलेंगे कि ये तो हमारी ज़मीन है और आप यहाँ से हटिए। जो मिलिट्री लेवल टॉक्स हैं, उसमें ये हो सकता है कि दोनों बोलें कि शांतिपूर्वक रहना चाहिए, एस्केलेशन नहीं हो, लेकिन जो मसला हल होगा वो डिप्लोमेटिक लेवल पर ही होगा। और मेरे विचार में अभी हाई डिप्लोमेटिक लेवल पर ये बातचीत होनी चाहिए। हाई लेवल मतलब और अगर नहीं की बात कर रहे हैं? देखिए, अब जो हमने पहले सुना था कि जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पर कुछ बातचीत हुई थी और फॉरेन मिनिस्टर्स की बात हो गई, लेकिन कुछ रेगुलर डायलॉग एट सम हाई डिप्लोमेटिक लेवल शुड बी स्टार्टेड। बिकॉज मिलिट्री लेवल काफ़ी टॉक्स हो गई हैं, काफ़ी एंगेजमेंट हो चुका है, आपने देखा है कि इतना उसका हल नहीं निकल रहा है। तो डिप्लोमेटिक लेवल पर और बातचीत हो, और अगर नहीं सुलझती तो एट सम स्टेज आई थिंक मे बी पॉलिटिकल लीडर्स विल आल्सो नीड टू मीट। सर, प्रधानमंत्री जी ने कहा 20 जवान शहीद होने के बाद कि ये शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, बेकार नहीं जाएगा। ये चेतावनी है?
आप इसे चेतावनी के तौर पर देख रहे हैं, और आप सर्जिकल स्ट्राइक के हीरो रहे हैं, तो क्या चाइना की तरफ भी हिंदुस्तान की सेना कोई सर्जिकल स्ट्राइक या कोई और ऐसा कदम उठा सकती है बिफोर द वॉर और जंग, जो भी आप? स्ट्रॉन्ग मैसेज जरूरी था, क्योंकि जिस तरह के अभी इंसिडेंट्स हो गए थे, तो कंट्री की लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप ने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज चाइना को भेजने की जरूरत है। अब इसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इसके बाद किस तरह का रिएक्शन होगा, मिलिट्री रिएक्शन होगा, किस तरह का होगा, अब ये डिटेल की बातें हैं। इसमें चाइना और पाकिस्तान मतलब एक जैसे वो नहीं है, और वहाँ पर हमने जो सर्जिकल स्ट्राइक किया वो टेररिस्ट कैंप्स के ऊपर किया था। तो किस तरह का मिलिट्री रिस्पांस होगा, अगर हमको मिलिट्री ऑप्शन इस्तेमाल करना पड़ा, वो मिलिट्री लीडर्स बैठ के डिसाइड करेंगे। हम और आप इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकते। सर, जो चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ CDS जो हमारे यहाँ पर नया फॉर्मेशन हुआ, जनरल बिपिन रावत वहाँ पर बने, इसका कोई फायदा आपको दिखाई दे रहा है हमारे तीनों सेनाओं को लेकर, फौज को लेकर? हाँ, फायदा है, क्योंकि देखिए आप जब एक तो तीनों चीफ्स जो थे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के, अपना अपना कैपेबिलिटी डेवलपमेंट प्लान करते थे। तो अब CDS के आने से जैसे बोलते हैं, तीनों में कुछ सिनर्जी हो जाएगी। और आज की लड़ाई मतलब कोई एक सिंगल सर्विस की लड़ाई नहीं है कि आर्मी अकेली लड़ रही है या एयरफोर्स अकेला लड़ रहा है। तो सबको मिलके, जैसे बोलते हैं, जॉइंटनेस होनी चाहिए। तो ये भी एक टास्क है CDS का कि जॉइंटनेस लेके आए। सिंगल पॉइंट एडवाइजर है, वो कह रहे हैं पॉलिटिकल लीडरशिप को। तो फायदे तो हैं CDS के। और 2017 में CAG की रिपोर्ट ने कहा कि यदि चीन और पाकिस्तान एक साथ हमारे सामने जंग कर रहे हों, तो हमारे पास कुल मिलाकर 10 दिनों का असला, बारूद और जो भी चीजें हैं वो है। तो इट नॉट मोर देन एनफ? इज इट एनफ फॉर यू? नो, इट इज नॉट एनफ। सो हमारे जो बोलते हैं वॉर रिजर्व, जिनको बोलते हैं, तो इसका एक लेवल है कि मतलब कितने, कम से कम कितने दिन के वॉर रिजर्व होने चाहिए। हाँ, कम है, और इसको आर्मी और नेवी और एयरफोर्स, आई थिंक दे आर सेंसिटिव अबाउट इट। एंड कोशिश यही है कि जो एकदम से एसेंशियल एमुनिशन वगैरह जैसे है वो प्रोक्योर की जाए और उसके रिजर्व्स ज़्यादा बढ़ाए जाएं। सर, एक आर्मी से अलग इधर सवाल है कि अभी देश भर में माहौल बन रहा है बॉयकॉट चाइना प्रोडक्ट्स। आपको लग रहा है कि इससे भी कोई बात बनेगी? ये मैसेज के लिए है या ये फिजिबल भी है कि नहीं है? और फिर जब भी युद्ध होता है या ऐसी स्थितियां बनती हैं, 2017 में भी जब डोकलाम हुआ था तो हम लोग बॉयकॉट चाइना प्रोडक्ट की बात कर रहे थे, फिर भूल जाते हैं। हमारी याददाश्त भी थोड़ी कमजोर है शायद। नहीं, देखिए, जैसे बोलते हैं कि अगर एक स्ट्रॉन्ग कंट्री, चाइना एक बड़ा देश है, इकोनॉमिकली पावरफुल, मिलिटरीली पावरफुल, तो अगर उसके साथ डील करना है तो हमको एक ऐसी ओवरऑल स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, और जो हमारी स्ट्रेंथ्स हैं वो भी हमको इस्तेमाल करनी चाहिए। चाइना के बहुत प्रोडक्ट्स यहाँ आते हैं, तो किस तरह से उन पर इकोनॉमिक प्रेशर डाला जाए। क्या हम एकदम से ये सब कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बिकॉज ये भी नहीं है कि कोई एक पूरा बना हुआ चाइना का प्रोडक्ट है, काफ़ी स्पेयर पार्ट्स हैं। तो अभी इंडिया में कार बन रही है तो स्पेयर पार्ट वहाँ से आ रहे हैं। अब आप बोल सकते हैं मेड इन इंडिया है, लेकिन पार्ट्स तो चाइनीज़ हैं। तो ये थोड़ा देखना पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं जैसे टेलीकम्युनिकेशन है, इसमें चाइनीज का जो प्रेजेंस है वो हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी खतरनाक है। तो उन एरियाज में हमें देखना पड़ेगा। पावर में, जैसे कि अगर वो अब हमारे पावर प्लांट्स में चाइनीज इक्विपमेंट है, तो आपको मालूम है साइबर अटैक से क्या हो सकता है। पावर प्लांट्स कैन बी शट डाउन। रेलवेज की सिग्नलिंग में अगर चाइनीज प्रोडक्ट्स हैं, तो ऐसे कुछ स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं कम्युनिकेशंस वगैरह में, वो हमें थोड़ा उस पर ध्यान देने की जरूरत है। आखिरी सवाल, अभी सर्वदलीय बैठक भी चल रही है। कहा गया कि राहुल गांधी जी ने जिस तरह से प्रधानमंत्री पर सवाल खड़े किए, निशाना साधा, और राष्ट्रीय संकट या जो भी परेशानी है, उस वक्त सब लोगों को मिलकर एकजुटता दिखानी चाहिए और राष्ट्र प्रथम करके बात करनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि कभी सवाल नहीं उठाने चाहिए?
हमारी आर्मी से जुड़े हुए मसलों को लेकर, युद्ध से जुड़े हुए मसलों को लेकर, परेशानियों को लेकर, या इस संकट में आज पूरा देश प्रधानमंत्री के साथ खड़ा दिखाई देना चाहिए? देखिए, संकट है और पूरे देश को अपनी लीडरशिप के साथ खड़े होने की जरूरत है, क्योंकि चाइना को डील करने के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। मतलब ये आसानी से हल होने वाला नहीं है। पर ये कहने के बाद मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मतलब कोई किसी पर किसी तरह के सवाल ना करे, ये भी गलत है। ये डेमोक्रेसी है हमारी, एक बहुत वाइब्रेंट और फ्री प्रेस है। बट थोड़ा रिस्पॉन्सिबली मतलब किस तरह से आप बात कर रहे हैं, किस तरह के सवाल पूछ रहे हैं, बस ये थोड़ी रिस्पॉन्सिबली अगर करें। बट ये कहना भी गलत है कि कोई सवाल ही नहीं पूछे किसी से। कोई सवाल नहीं। सर, आखिरी बात, आप 40 साल आर्मी में रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान की सीमाओं को सुरक्षित रखा है। हम हौसले से जीतते हैं या ताकत से जो होती है कि कितनी हमारे पास असला है, कितने फाइटर प्लेन हैं, चाइना की सेना कितनी बड़ी है, उससे युद्ध जीते जाते हैं? और एक जो बात बार बार कही जाती है कि 1962 की बात मत याद दिलाइए, क्योंकि ये हिंदुस्तान 1962 का नहीं, 2020 का है। देखिए, ये सही बात है। कैपेबिलिटी अगर आप बताएं तो काफ़ी अच्छी है इंडियन आर्मी में। ये 1962 की आर्मी नहीं है। मोराल हाई है, हौसला हाई है, सोल्जर्स वेल ट्रेन्ड हैं। लेकिन ये भी सही है कि कुछ डेफिशिएंसीज हैं, जैसे एयरफोर्स में जो स्क्वाड्रन्स हैं वो कम होती जा रही हैं। नेवी का जो शिप बिल्डिंग है और जिस तरह से बढ़ना चाहिए वो नहीं है। हमें आर्मी में काफ़ी इक्विपमेंट पुराना है। तो ये सब ज़रूरतें भी हैं। क्या ये एकदम से हमको मिल सकती हैं? अभी आपको मालूम है कि इकोनॉमी की क्या हालत है। तो आप कहाँ पर, जैसे बोलते हैं, गन्स वर्सेस बटर डिबेट। तो ये चैलेंजेस हैं हमारे। तो ये सब किस तरह से मतलब हल होंगे, मुश्किल काम है, लेकिन इसका सुझाव ढूंढना ज़रूरी है। लेकिन दोनों न्यूक्लियर कंट्रीज में जंग की संभावना अभी आप देख रहे हैं? देखिए, ये ऑल आउट वॉर हो जाएगा, मुझे इसकी संभावना नहीं दिखती है। जैसा मैंने बोला, अगर डिप्लोमेटिकली हल हो जाए तो ठीक है। लेकिन अगर हम बोलें कि हम अपनी मिलिट्री ऑप्शन बिल्कुल इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, तो फिर पॉलिटिकल ऑप्शंस भी कम हो जाती हैं। अगर आप सोचें कि अब मिलिट्री ताकत इस्तेमाल हम बिल्कुल नहीं करेंगे, तो जब आप डिस्कशन करोगे किसी एडवर्सरी के साथ, अपने ओपोनेंट के साथ, और हल ढूंढोगे, तो फिर आपके ऑप्शंस अपने आप ही नैरो या कम हो जाते हैं। अब चाइना को देखिए, उन्होंने सबसे पहले क्या इस्तेमाल किया? अपना मिलिट्री ऑप्शन इस्तेमाल किया है। उन्होंने हमसे डिप्लोमेटिकली तो नहीं बोला कि हमारी ये प्रॉब्लम है आपके साथ, तो इसको डिप्लोमेटिकली हल करिए। उन्होंने सीधा अपना फौज लेके और लद्दाख में आ गए हैं। तो हमको तैयारी अपनी रखनी है, पर लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना हो जाएगा कि ऑल आउट वॉर की हालत पहुंच जाएगी। कह रहे हैं कि दिल्ली में मजबूत रहने के लिए हमें लद्दाख में और गलवान घाटी में मजबूत होना चाहिए। वहाँ हम मजबूत हैं कि नहीं हैं? हाँ, बिल्कुल हैं। देखिए, ये सही है कि जो इनिशियल इंकर्जन था, थोड़ा सरप्राइज हो गए थे, लेकिन जिस तरह से अभी वहाँ पर बिल्डअप कर दिया है और जिस तरह से हमारी तैयारी है, उसमें मुझे कोई शक नहीं है कि वहाँ पे ग्राउंड पर हालत ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और आपके हिसाब से हम आराम से रात को सो सकते हैं फौज के भरोसे? हाँ, बिल्कुल, आप सोइए, आराम से सोइए। फौज तैनात है बॉर्डर्स के ऊपर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। आप अपना ध्यान रखिए और उनका ध्यान रखिए जो हमारा ध्यान रखते हैं। हमेशा खुश रहिए, खुश रखिए। बहुत शुक्रिया। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।